हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? सब बढ़िया। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास नंबर 45। इंग्लिश मीडियम क्लास होगा और इसमें आज हम लोग करेंगे गॉस थ्योरम का प्रूफ। गॉस थ्योरम का प्रूफ किया जाएगा। तो देखिएगा, आज जो है वो हम लोग पढ़ेंगे। पहला तो वही बच्चा पढ़ रहा है जिसका मीडियम क्या है, इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम और क्लास 45। क्लास 45 है ना, इंग्लिश मीडियम क्लास 45। तो आज स्टार्ट करेंगे, हम प्रूफ करेंगे। जैसे कल हम क्या बताए थे? कल हम ये बताएं कि अगर कोई क्लोज सरफेस है, अगर कोई क्लोज सरफेस है, क्लोज मतलब चारों तरफ से बंद। अगर कोई क्लोज सरफेस है और उसके अंदर मान लेते हैं कोई भी चार्ज रखा है, सपोज कर लेते हैं क्यू चार्ज है, ठीक है? तो इस क्लोज सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाता है, बताइए कितना? फाई बराबर क्यू बाई क्यू। चार्ज कितना है इसके अंदर? क्यू, अब बट्टा में एप्सिलॉन नॉट। तो यही था गॉस थ्योरम कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इज इक्वल टू नेट चार्ज। इसके अंदर टोटल चार्ज क्या है अंडर द क्लोज सरफेस? बाहर रहेगा तो उसका बात नहीं करना है, जो चार्ज अंदर रहेगा उसका बात करना है। तो नेट चार्ज अंडर द क्लोज सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसी को कहा जाता है गॉस का थ्योरम, गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम। अब ये चीज कैसे हो गया? बिना प्रूफ के आप कैसे लिख रहे हैं? मतलब जो बोलेंगे वो तो नहीं लिख दीजिएगा। मतलब ये तो बोल दिया गॉस थ्योरम ऐसे क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, बोल दिया कि जो क्लोज सरफेस से फ्लक्स होगा वो हो जाएगा टोटल चार्ज अब बट्टा में एप्सिलॉन। ये अपने से बोल दिया, इसका कोई प्रूफ होना चाहिए ना। ऐसे जो मन करेगा वो बोल दीजिएगा, ऐसे ही जो मन करेगा वो तो नहीं बोल पाइएगा, वो बोलना ही नहीं है। यू हैव टू प्रूव हाउ इट इज पॉसिबल। यू हैव टू प्रूव हाउ इट इज पॉसिबल, हाउ flux through the closed surface will be equal to net charge under the closed surface divided by epsilon naught. How it is possible? There must be a proof. Without proof, how can you imagine that flux will be net charge under the closed surface divided by epsilon naught? Means we have to prove this one. We have to prove this one. If it is true, अगर इतना हम ला दिए तो हो गया, प्रूफ हो गया गॉस थ्योरम। अगर इतना आ जाता है देन हम लोग गॉस थ्योरम को प्रूफ कर दिए, हम लोग गॉस थ्योरम को प्रूफ कर दिए। तो इसको हम लोग आज करेंगे, इसी चीज को प्रूफ किया जाएगा। चलिए किया जाए, चलिए तो ध्यान से देखिएगा, प्रूफ करते हैं। तो लिखेंगे उसके नीचे जहां पे गॉस थ्योरम खत्म हुआ था, उसके नीचे क्या करेंगे? लिखेंगे प्रूफ, प्रूफ, ठीक है? अब प्रूफ में क्या हो जाएगा, थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं। प्रूफ दिखाई दे रहा होगा सबको? प्रूफ। चलिए हम क्या करते हैं, एक क्लोज सरफेस बनाते हैं, ठीक है? हम करते क्या है कि एक क्लोज सरफेस बनाते हैं, ये क्लोज सरफेस,
और मान लेते हैं कि इसके सेंटर पे कोई क्यू चार्ज रखा गया, मान लेते हैं। हम क्या करेंगे, विल कंसीडर अ क्लोज सरफेस, जो कि यहां पे स्फेरिकल है, ये स्फेयर है। क्लोज सरफेस कैसा है, स्फेयर टाइप का है, फुटबॉल वाला है। अब फुटबॉल के सेंटर पे, फुटबॉल के सेंटर पे, इसको फुटबॉल मान ले, तो फुटबॉल के सेंटर पे क्या रखा गया है, एक चार्ज रखे हैं। तो हम क्या कहेंगे प्रूफ में कहेंगे कंसीडर करते हैं और चार्ज क्यू, कंसीडर करते हैं और चार्ज क्यू, कंसीडर अ चार्ज क्यू कहां पे रखा गया है, प्लेस्ड एट सेंटर, किसके सेंटर पे, प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ स्फेयर, आज जिसका रेडियस क्या है, स्फेयर का मान लेते हैं रेडियस आर है, स्फेयर ऑफ रेडियस आर, ठीक है। इसका फोटो भी बनाते हैं साइड में। तो ये देखिए, ये कोई आपका स्फेयर है और इसके सेंटर पे क्यू चार्ज रख दिए, क्यू चार्ज, ठीक है, इसके सेंटर पे क्यू चार्ज रख दिए, ठीक है। तो आप बताइए अब हमको क्या प्रूव करना, हमको प्रूव करना है कि इस स्फेयर से जो फ्लक्स होगा, स्फेयर से जो फ्लक्स होगा वो होना चाहिए क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। मतलब हमको कुछ नहीं करना है, हमको इससे फ्लक्स निकालना है बस। और जो फ्लक्स आना चाहिए इतना आना चाहिए, अगर इतना आता है देन वी आर करेक्ट, अदरवाइज इतना नहीं आता है देन गॉस थ्योरम इज टोटली रॉन्ग। If flux will be this much means you are correct, Gauss theorem is correct। और अगर हम फ्लक्स निकालते हैं और ये इसके बराबर नहीं आएगा then Gauss theorem is wrong। तो let's see whether flux will come this much or not, ये हमको देखना है, इतना आता है कि नहीं आता। If it comes means Gauss theorem is correct और प्रूफ हो गया, ठीक है। तो चलिए हम फ्लक्स निकाला जाए, क्लोज स्फीयर से फ्लक्स निकाला जाए। चलिए ध्यान से देखिएगा, देखिएगा सबसे पहले इस स्फीयर का एरिया, आपको मालूम है स्फीयर का एरिया कितना होता है, स्फीयर का एरिया कितना होता है। तो हम इसके स्फीयर का टोटल एरिया का बात नहीं करेंगे, हम इसके स्फीयर का एक छोटा सा एलिमेंट काटेंगे। यहां पे ये आपका छोटा सा एलिमेंट काट दिए, इस पॉइंट पे, इस एरिया का बात कर, एकदम छोटा सा एलिमेंट है ये, ठीक है। ये छोटा सा एलिमेंट काटे हैं जिसका एरिया जो होगा, क्योंकि ये छोटा सा है, ये छोटा सा है, देन एरिया ऑफ दिस एलिमेंट विल बी छोटा सा, बिकॉज ये बहुत छोटा है, इट मींस द एरिया ऑफ दिस सरफेस विल बी वेरी स्मॉल। हम पूरा एरिया का, इस पूरा सरफेस का एरिया थोड़ी बात कर रहे हैं, हम लोग पूरा सरफेस का कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट कंसीडरिंग होल सरफेस। क्या कर रहे हैं हम लोग, एक छोटा सा इस सरफेस का एकदम ब्लेड से काटे इसे, इसका छोटा सा सरफेस हम काटे। तो छोटा सा सरफेस है, तो छोटा सा सरफेस है तो इसका एरिया भी छोटा होगा, एरिया भी ऑफ कोर्स छोटा होगा।
तो जब छोटा होता है तो बताइए, हम फिजिक्स में क्या बताए थे, कोई भी चीज छोटा होता है तो उसके आगे क्या लगता है, डी, डी है ना, डी लगता है। तो हो जाएगा क्या, इसका एरिया जो है वो हो जाएगा कितना, डी ए, स्मॉल डी ए। स्मॉल क्यों बोले, क्योंकि ये छोटा सा हम सरफेस का बात कर रहे हैं, तो एरिया भी छोटा होगा। अब बहुत बच्चा बोला कि सर ऐसे काहे नहीं लिए, ऐसे लिए, तो हम बोल चुके हैं बाबू, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका डायरेक्शन हमेशा हम बताए थे, एरिया का हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल होगा, हमेशा बाहर की ओर। अगर मान लेते आप एरिया यहां पे लेते तो इसका डीए का डायरेक्शन, छोटा सा एरिया का डायरेक्शन इधर होता है। बहुत बच्चा बोला यहां पे लेते तो सर, हम बोलते तब आप डीए का डायरेक्शन इधर होता है। अगर यहां पे लेते तो डीए का डायरेक्शन इधर होता। तो हम कोई एक पोजीशन पे स्मॉल एरिया, चाहे इधर भी ले सकते, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, एवरीवेयर वी कैन टेक, नो इशू, हम कहीं भी ले सकते हैं। तो हम यहां पे एक स्मॉल एरिया लिए, स्मॉल एरिया मतलब डीए, डी लग गया मतलब स्मॉल, है ना। तो चलिए, तो हम स्मॉल एरिया ले लिए, ठीक है। इसका डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल होता है, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि स्फीयर है तो इसका रेडियस कितना होगा, रेडियस हो जाएगा, इसका रेडियस हम कितना बोले हैं, रेडियस हो जाएगा आर, इसका रेडियस जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, आर, ठीक है। इसका रेडियस हो गया जी आर। तो बताइए, ये जो चार्ज है, चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है, चार्ज प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अपने चारों ओर क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इधर भी करेगा, इधर भी करेगा, इधर भी करेगा, इधर भी करेगा, एवरीवेयर इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस चार्ज के चलते इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर की ओर। अरे बाहर निकलता है, मालूम है ना, कि अगर पॉजिटिव चार्ज लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की ओर, पॉजिटिव चार्ज है तो अंदर की ओर। अंदर की ओर कब होगा, जब निगेटिव चार्ज होगा तो। लेकिन अभी हम कंसीडर क्या किए हैं, एक पॉजिटिव चार्ज किए हैं। तो ध्यान से देखिएगा, इस पॉइंट पे जो एरिया, इस पॉइंट पे इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा, इधर। इस पॉइंट पे, हम इस पॉइंट पे नहीं निकाल रहे हैं, हम चाहें तो कोई भी पॉइंट पे निकाल सकते हैं, लेकिन हम ये वाला पॉइंट कंसीडर किए हैं। तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इस डायरेक्शन में, मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम है, ठीक है। अगर यहां पे हम रखते हैं तो डीए का डायरेक्शन इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता फिर से इधर, वही बात हो जाता, ठीक है। इधर भी करते तो वही बात हो जाता। तो कोई टेंशन नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, प्रोड्यूस हुआ है। ये चार्ज इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया है इधर की ओर, ठीक है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो दिस चार्ज इज प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस सरफेस, कहां, उधर की ओर, ऐसे उधर की ओर, ठीक है। ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी प्रोड्यूस करेगा, इधर भी करेगा, इधर भी करेगा। तो हम लोग तो ये पॉइंट मान के चल रहे हैं, इस पॉइंट पे बात हो रहा है, ठीक है। क्लियर इतना कॉन्सेप्ट? अभी कुछ नहीं किया है कि स्मॉल एरिया लिए हैं, इसका डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल, ये क्या प्रोड्यूस किया, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया जिसका डायरेक्शन बाहर की ओर। तो दोनों का डायरेक्शन एक ही है ना। अच्छा एक बात बताइए, क्यू चार्ज था, क्यू चार्ज से आर दूरी पर कोई पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का हम फॉर्मूला पहले भी दे चुके हैं, ई बराबर के क्यू बट्टा में आर स्क्वायर, के क्यू बट्टा में आर स्क्वायर। मतलब ये चार्ज इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो कितना करेगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये चार्ज एट दिस पॉइंट, ये चार्ज एट दिस पॉइंट विच इज हैविंग डिस्टेंस
R will produce some electric field which will be equal to kq by r square. Means this charge will be producing electric field at this point. और कितना प्रोड्यूस करेगा? kq by r square. डिस्टेंस r है तो r square. अच्छा, अगर हम बोलते हैं यहां पे प्रोड्यूस कितना करेगा, ये भी तो r ही हो जाएगा, रेडियस है तो r, तो उतना ही करेगा. E बराबर कितना? kq by r square. इन अ सेम वे यहां पे किधर करेगा? इसका डायरेक्शन किधर होगा? इधर की ओर. इस पॉइंट पे कितना करेगा? अरे इधर ही की ओर करेगा. कितना? E बराबर kq by r square. और इस पॉइंट पे मतलब हर जगह, यहां पे 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 एवरीवेयर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो kq by r स्क्वायर ही होगा, क्योंकि सबका डिस्टेंस कितना है? यहां से r, यहां भी r, यहां भी r, क्योंकि रेडियस है ना. तो चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गया. कितना प्रोड्यूस करेगा? kq by r. थोड़ा मिटाते हैं. चलिए, हो गया. अब ध्यान से सुनिएगा. अब हमको इससे फ्लक्स निकालना है. तो बहुते बच्चा बोले अच्छा फ्लक्स निकालना है सर, तो फ्लक्स का फॉर्मूला कल दे दिए, फाई बराबर ई कॉस थीटा. ऐसे लगा के एकदम खुश है कि यही फॉर्मूला लगेगा, पूरा एकदम खुश है कि हम फ्लक्स निकाल देंगे. सुन लीजिएगा बाबू, ई वाला फॉर्मूला तभी लग सकता है जब सरफेस जो है प्लेन है. ऐसा सरफेस है, प्लेन सरफेस है, देन ओनली यू कैन अप्लाई द दिस फॉर्मूला. अगर प्लेन सरफेस है, देख लीजिए प्लेन है, बोर्ड जो है प्लेन है ना. सरफेस अगर प्लेन होगा तब ये फॉर्मूला है. लेकिन इसका सरफेस जो है, क्योंकि हमको इससे फ्लक्स निकालना है, तो इसका सरफेस जो है वो कर्व है. क्या है? कर्व है. अगर कर्व होगा तो मंत्र दिए है कौन सा फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा क्या? फॉर्मूला कौन सा लगाइएगा? फाई बराबर लिखेंगे क्या? नेट फ्लक्स. नेट फ्लक्स किससे? थ्रू द स्फीयर. नेट फ्लक्स थ्रू द स्फीयर. थ्रू स्फीयर. स्फीयर कैसा होता है? कर्व्ड सरफेस होता है, कर्व्ड सरफेस. तो फ्लक्स के लिए हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे? फाई बराबर बताइए, इंटीग्रेशन के अंदर कितना, यही ना फॉर्मूला दिए थे, ई डी ए कॉस थीटा. जाके देखिए तो पीछे पलट के, अगर कर्व सरफेस है तो क्या ये फॉर्मूला नहीं दिए? फ्लक्स निकालने के लिए फॉर्मूला नहीं दिए? दिए, यही फॉर्मूला दिए. So when we were talking about curved surface, the formula for flux will be this one. And if the surface is plane, जो कि अभी दिखाए, then आप कौन सा फॉर्मूला यूज कीजिए? ये cos थीटा. एससी वर्मा क्वेश्चन भी किए थे प्लेन वाला पे, तो कर्व्ड सरफेस पे ये फॉर्मूला लगा. ठीक है. अब ये इंटीग्रेशन आ गया बाबू, बड़ी टेंशन वाला बात. इंटीग्रेशन तो अभी नहीं पढ़े, क्या करे सर? पहले कौन कुछ मत करिए, करना क्या है, पढ़ लीजिएगा, यही ना कीजिएगा जी. चलिए, तो आइए इंटीग्रेशन का रूल समझाते हैं. सपोज अगर इंटीग्रेशन मतलब, डरिए मत, व्हाट इज इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन मतलब एडिशन, जोड़ना. इंटीग्रेशन इज नथिंग बट एडिशन. ठीक है ना. तो यहां पे इंटीग्रेशन का हम एक रूल बता दें. अगर इंटीग्रेशन के अंदर कोई चीज कांस्टेंट है
इंटीग्रेशन के अंदर कोई चीज कांस्टेंट है तो वो कांस्टेंट जो होता है वो बाहर निकल जाता है, इंटीग्रेशन के बाहर निकल जाता है। सपोज यहां पे कोई कांस्टेंट था के, तो ये के कहां निकल जाता है, बाहर। कांस्टेंट समझते हैं ना, whose value never change, whose value never change, that is constant। तो कांस्टेंट अगर हुआ कोई चीज तो उसको बाहर निकाल दीजिए। तो देखते हैं कुछ कांस्टेंट मिलेगा तो निकालेंगे बाहर। तो देखिएगा, आप खुद बताइए, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है? देखिए यहां पे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बताए थे, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए पहले लिखिए देते हैं, अंदर में फॉर्मूला लिख देते हैं, बढ़िया से समझा देते हैं। फाई बराबर इंटीग्रेशन के अंदर के क्यू आर स्क्वायर डी ए, ठीक है, और कॉस थीटा। अच्छा थीटा कितना लीजिएगा, देखिए थीटा जो होता है ना वो ई, थीटा जो होता है, थीटा वो क्या होता है, ई और डीए के बीच का एंगल। ये एंगल कौन है, ये एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड और डीए के बीच का एंगल। अच्छा ये एंगल कौन है, एंगल है ई और डीए के बीच का एंगल, मतलब ई और डीए के बीच का एंगल थीटा है। तो आप खुद बताइए ई और डीए के बीच में एंगल कितना बनता है। बहुत बच्चा जो पुराना स्टूडेंट 11 से पढ़ा वो तुरंत बता देगा। सर बताए थे कि जब दो को चीज एक के डायरेक्शन में होता है, मान लेते हैं ये है ए और ये है बी, तो ए का डायरेक्शन बी का डायरेक्शन दोनों एक ही तरफ है, उस समय दोनों के बीच का एंगल बोलिए कितना, थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाता है। थीटा बराबर 0 डिग्री होता है। एवरीवन नोज दैट। अगर नहीं जान रहे हैं मतलब ध्यान नहीं है पढ़ाई पे, है ना, तो जानना तो पड़ेगा ये चीज। तो इसलिए आप खुद देखिए, ई और बीए दोनों एक ही डायरेक्शन में है। इट मीन्स थीटा विल बी 0 डिग्री, थीटा विल बी 0 डिग्री। तो हम थीटा की जगह लिख देंगे 0 डिग्री, ठीक है, दिख रहा होगा, क्लियर। चलिए एक लाइन और नीचे में, फाई बराबर, अच्छा जो चीज कांस्टेंट है ना, फाई बराबर जो चीज कांस्टेंट है ना उसको बाहर निकालिएगा। हमारा के एक प्रकार का कांस्टेंट है, कुलम कांस्टेंट, अरे जिसका मान होता है 9 गुना 10 के पावर 9 या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कुलम्स लॉ में पढ़ाए थे ना, के का वैल्यू क्या होता है, या तो 9 गुना 10 के पावर 9 या फिर के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका मान नेवर चेंज, इसका मान नेवर चेंज। आज 15 साल की उम्र में पढ़ रहे हैं तो हम के का मान बोल रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 80 साल के भी हो जाइएगा, देन द मान ऑफ दिस के विल बी 9 गुना 10 के पावर 9, मीन्स इट विल नेवर चेंज, मान विल नेवर चेंज, वैल्यू विल नेवर चेंज, है ना। देन के विल बी कांस्टेंट। तो जो चीज कांस्टेंट होता है उसको क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। तो के को हम क्या किए, बाहर निकाल दिए। इन अ सेम वे, ध्यान से सुनिएगा, क्यू का भी मान तो नहीं बदलना है, ऐसा थोड़ी है क्यू है, ऐसे इधर देखे तो इधर 2q हो गया, जादू हो रहा है ये। क्यू है माने क्यू है, क्यू है माने क्यू है, इसका वैल्यू नहीं चेंज करेगा। ऐसा थोड़ी है कि ऐसे हम देख रहे हैं इधर हो गया 3q, चेंज कर जाएगा, जादू हो रहा है। क्यू का भी मान चेंज नहीं करेगा, सो इट विल बी अ कांस्टेंट। तो इसलिए क्यू को भी बाहर निकालिए, के क्यू। इन अ सेम वे ये आर जो है, ये आर भी हर जगह सेम ही रहेगा, ये आर हमेशा सेम रहेगा।
स्पेयर इतना बड़ा है, बाद में ऐसा थोड़ी है कि स्पेयर उससे बड़ा हो जाएगा। अब इतना बड़ा लिए हैं, ऐसे इधर देखे स्पेयर इतना बड़ा हो गया। ये सब मत बोलिए हमको, जादू है ये सब कि इधर देखे स्पेयर बड़ा हो गया, रेडियस बड़ा हो गया, नहीं। तो रेडियस भी चेंज नहीं करेगा, इसलिए रेडियस भी हमारा एक कांस्टेंट है। तो के क्यू बट्टा में आर स्क्वायर, के क्यू बट्टा में आर स्क्वायर, ठीक है। आर स्क्वायर कटा हुआ है, समझ जाएगा, अब नहीं कटेगा। अब अंदर में बचा क्या, अंदर में बचा डी ए, कॉस जीरो कितना 1, लिखने का जरूरत नहीं, हो गया। चलिए फाई बराबर, ध्यान से सुनिएगा, देखिए इंटीग्रेशन का फॉर्मूला देते हैं। dx का इंटीग्रेशन बोलिए x, dy का इंटीग्रेशन बोलिए y, dp का इंटीग्रेशन बोलिए p, d आदमी का इंटीग्रेशन बोलिए आदमी, डीए का इंटीग्रेशन बोलिए ए। समझ में आया? तो ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, dx का x, dy का इंटीग्रेशन y, d आदमी का आदमी, dp का p। तो ये सब इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला यहां पे हम अप्लाई कर देंगे। चलिए, तो यहां से फाई बराबर के का मान लिख दें। के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ऐसे 9 गुना 10 के पावर भी मान होता है, 9 गुना 10 के पावर 9, लेकिन यहां पे उसका जरूरत नहीं है, हमको जरूरत है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का। तो ये आ गया क्यू बट्टा में आर स्क्वायर, ठीक है। और डीए का इंटीग्रेशन बोलिए कितना हो जाएगा ए क्या है, डीए था स्मॉल एरिया, देखिए डीए जो था इसका स्मॉल एरिया, और जब इन छोटे छोटे डीए को देखिए, ये छोटा छोटा डीए, ध्यान से समझिए, यहां पे ये स्मॉल डीए है, मतलब ये छोटा सा एरिया है। तो स्फीयर में ऐसा ऐसा छोटा छोटा एरिया, यहां पे छोटा एरिया, यहां पे छोटा एरिया, ये 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 स्मॉल एरिया, ये स्मॉल एरिया। तो इन सारे स्मॉल एरिया को डीए को स्मॉल एरिया को जोड़े हैं, तो ये इसका मिल गया टोटल एरिया। छोटा छोटा एरिया को जोड़ दिए तो क्या मिल जाएगा, इसका एरिया मिल जाएगा, टोटल एरिया मिल जाएगा। अरे छोटा छोटा एरिया को जोड़े तो एगो स्पेयर का एरिया मिल जाएगा। तो वही ना लिखे हैं, इंटीग्रेशन डीए का क्या हो गया ए माने इसका टोटल एरिया, मतलब छोटा छोटा एरिया को जोड़े हैं, हाथी का सुर माने जोड़े हैं, तो क्या मिल गया कैपिटल मतलब एरिया मतलब इसका स्पेयर का। अब यहां से आगे फाई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बट्टा में आर स्क्वायर, और एरिया कितना हो जाएगा जी, एरिया स्पेयर का एरिया क्या होता है, अरे क्या होता है स्पेयर का एरिया, नहीं मालूम है, दूसरा क्लास का है, कितना 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। जो कटना है काट दीजिए, जो मन कर रहा है काटने का काट दीजिए, आर स्क्वायर कैंसल आउट, 4 पाई कैंसल आउट, यहां से इधर जगह है तो इधर लिख देते हैं। फाई बराबर क्या क्या बचा, क्यू ऊपर में और नीचे में एप्सिलॉन नॉट। फाई बराबर क्यू बट्टा में एप्सिलॉन नॉट। तो ये देखिए आ गया कि नहीं, प्लस इससे कितना आ गया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू 4 था और बट्टा में एप्सिलॉन नॉट। तो ये प्रूफ हो गया। तो हम लिखेंगे हेंस ई लिखने में मजा आता है, ई लिखने में बहुत बच्चा को मजा आता है, क्या है, प्रूफ हो चुका है। अब
बस ऐसी टाइम पास ही करना है लिख के, बाकी तो मेन तो यहीं तक कहानी था। तो हेंस प्रूफ, तो ये था आपका गॉस थ्योरम का प्रूफ जो कि हम कर दिए। गॉस थ्योरम का प्रूफ हो गया है, गॉस थ्योरम का प्रूफ हो गया है। इसको उतार लीजिए, 2 मिनट का समय है आपके पास। उतार लिए, चलिए इसको मिटाया जाए। अब 3-4 न्यूमेरिकल करते हैं। एक ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ क्वेश्चन भी है इसमें से। आज तो 3-4 न्यूमेरिकल होगा, कल एचसी वर्मा का 3 न्यूमेरिकल इस पे गॉस पे होगा। ठीक है, एचसी वर्मा का 3 न्यूमेरिकल गॉस पे होगा। चलिए तो देखिएगा, अब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। पहले सिंपल से स्टार्ट करेंगे, बच्चा को खुश करेंगे और फिर बच्चा को उदास करेंगे। पहले हल्का हल्का दे के बच्चा को खुश करेंगे, फिर भारी दे के बच्चा को उदास करेंगे। ठीक है, तो चलिए ध्यान से सुनिएगा। पहले हल्का हल्का दे रहे हैं, बच्चा सब खुश हो जाएगा। पहला एग्जाम्पल 1, पहला न्यूमेरिकल हल्का वाला। एग्जाम्पल 1, सपोज कोई क्लोज सरफेस है और इसके अंदर चार्ज Q है, तो बताइएगा फ्लक्स कितना होगा। बताइएगा फ्लक्स इससे कितना होगा, गॉस थ्योरम से कितना हो जाए, बोलिए। फाई बराबर कितना चार्ज है इसके अंदर, Q, तो Q बट्टा में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, पहला। एग्जाम्पल 2, अगर कोई क्लोज सरफेस है, इसके अंदर अगर 2Q चार्ज हुआ, तो बताइए फ्लक्स कितना हो जाएगा। फाई बराबर 2Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल नंबर 3, मान लेते हैं कोई स्फीयर है, इसके अंदर चार्ज है Q1, Q2 माइनस Q3। अब बताइए इससे फ्लक्स कितना होगा, तो इससे फ्लक्स हो जाएगा टोटल चार्ज, अंदर में चार्ज कितना है डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन, मतलब फाई बराबर Q1 एगो है, फिर प्लस Q2 एगो है, अब फिर माइनस Q3 बट्टा में एप्सिलॉन नॉट। तो ये तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन हम लैंग्वेज में लिखते हैं, आप खुद कोशिश करें। तो इसको मिटा दें, उतार लेंगे, तीनों उतार लीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत फेमस था, हर साल पूछता है, तो वो करवा देते हैं। देखिएगा, बोला गया है क्वेश्चन है, इफ an electric dipole is placed inside the sphere, calculate the electric flux. Calculate the electric flux.
कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दिमाग है तो बनाइए। वही बच्चा बना सकता है, पहली बता दे रहे हैं, वही बच्चा बना सकता है जिसको मालूम है इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। वही बच्चा बना सकता है जिसको मालूम है इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है। और जो बच्चा नहीं जानता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, ही विल नेवर सॉल्व इट। तो देखिएगा, कोई स्फीयर है तो स्फीयर बना, अब इसके अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल रख दिया। इलेक्ट्रिक डाइपोल कहने का मतलब माइनस क्यू और प्लस क्यू, ये रख दिया इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसी को ना इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ाए थे ना, इसी को ना इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल रख दिया। तो बताइए इससे फ्लक्स कितना होगा, कैलकुलेट द फ्लक्स। तो फ्लक्स देखिए हम क्या बताए हैं गॉस थ्योरम से, गॉस थ्योरम से, क्योंकि ये क्लोज सरफेस के अंदर है दोनों, तो फ्लक्स जो हो जाएगा फाई बराबर नेट चार्ज। नेट चार्ज कितना है, प्लस क्यू और माइनस क्यू। तो नेट चार्ज हो गया प्लस क्यू माइनस क्यू और डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो प्लस क्यू माइनस क्यू तो कट जाएगा, कट गया तो कितना हो गया 0 बट्टा में एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स कितना हो गया 0 डिवाइडेड बाई एनी नंबर इज 0। 0 डिवाइडेड बाई एनी नंबर इज 0, तो फ्लक्स विल बी 0। तुरंत आंसर लिखिए 0। ये ऑप्शन टिक मारने वाला है, मार दीजिएगा टिक, ठीक है। इसको उतार लेंगे। चलिए अगला एक लास्ट क्वेश्चन इस पे देंगे, मिटा इसको। अगला एक लास्ट क्वेश्चन और उसके बाद एससी वर्मा का क्वेश्चन उठाएंगे और उसको करेंगे। चलिए तो देखिएगा क्या हो जाएगा। क्वेश्चन है एक गिवन फिगर है, ये आपका एक स्फीयर ये है, एक स्फीयर ये है और दूसरा स्फीयर ये है, ठीक है। एक स्फीयर ये है और दूसरा स्फीयर ये है। इस स्फीयर का नाम है S1 कह लेते हैं इनर वाला, और बाहर वाले स्फीयर का नाम है S2, ठीक है। अब इसमें रखा गया है इसके अंदर 3Q चार्ज और इसमें रखा गया है 5Q चार्ज, ठीक है। और आपका यहां पे रखा गया है 8Q चार्ज, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, फाइंड द रेशियो, फाइंड द रेशियो ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स का रेशियो निकालना है। फाइंड द रेशियो ऑफ फ्लक्स थ्रू किससे, थ्रू स्फीयर S1 एंड S2, थ्रू स्फीयर S1 एंड S2। आपको ये काम करना है। उतार लीजिए फोटो। उतारे। चलिए अब इसको बनाया जाए। उतार लिए तो इसको बनाया जाए। मिटाते हैं इसको। तो देखिए पहले हम निकालेंगे फ्लक्स थ्रू S1, मतलब ऐसे फ्लक्स थ्रू S1 इससे निकालेंगे, इससे, इस स्फीयर से।
तो फ्लक्स थ्रू S1 1 है ना, तो इसको हम 1 कह लेते हैं, फ्लक्स 1, मतलब इससे हम फ्लक्स निकाल रहे हैं। तो बताइए गॉस थ्योरम से इसका फ्लक्स कितना हो जाएगा, इसका फ्लक्स इस स्फीयर का कितना हो जाएगा, तो इसके अंदर चार्ज कितना है 3q, तो लिखेंगे 3q, अब बट्टा में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये तो आपका फ्लक्स निकल गया S1 से, इक्वेशन फर्स्ट, इसको फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, अब आइए हमको H2 से निकालना है, H2 से निकालना है, तो H2 से फ्लक्स कितना हो जाएगा, H2 के अंदर जो चार्ज होता है उसको लेते हैं। आप इसका अगर बात किए थे तो इसके अंदर 3q था, तो आप 3q बाई एप्सिलॉन नॉट लिए। बहुत बच्चा 5q भी ले लेगा, नहीं, स्फीयर के अंदर, क्लोज सरफेस के अंदर कौन सा चार्ज है उसी को लेना है, बाहर वाले को नहीं लेना है। अब आइए स्फीयर H2 का, अच्छा H2 के अंदर कितना चार्ज है, यही कंफ्यूज कर जाता है बहुत बच्चा। H2 के अंदर, इस क्लोज सरफेस के अंदर टोटल चार्ज देखिए 5q भी है और 3q भी है, 5q भी है इसी के अंदर ना, 3q भी है, तो टोटल 5q प्लस 3q कितना 8q, कितना 8q, तो हो जाएगा 8q। बहुत बच्चा बोलेगा ई काहे के लिए दिया हुआ, ई तो ऐसे बेवकूफ बनाने के लिए दिया हुआ है कि लड़का कुछो कुछो करके इसमें जोड़ दे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो अंदर में चार्ज होगा वही चार्ज को लेना है। इफ द चार्ज इज प्रेजेंट आउटसाइड मीन्स वी डोंट हैव टू कंसीडर द चार्ज विच इज प्रेजेंट आउटसाइड, विच चार्ज वी हैव टू कंसीडर, विच इज ऑलवेज प्रेजेंट इनसाइड द क्लोज सरफेस। ठीक है ना, क्लोज सरफेस के अंदर है, देन ओनली वी कंसीडर इट। इफ चार्ज बाहर है वी डोंट हैव टू कंसीडर इट। ठीक है ना, तो यहां पे बताइए इसके अंदर 5q और 3q, बोलिए 8q बट्टा में एप्सिलॉन नॉट, तो दोनों से हम फ्लक्स निकाल लिए, S1 से निकाल लिए और H2 से भी निकाल लिए। अब दोनों का हम लोग क्या करेंगे, रेशियो निकाल देंगे, सॉरी इसको हम फ्लक्स से ना phi2 लिखेंगे। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा phi1 और दोनों का रेशियो phi1 बट्टा में phi2, रेशियो पूछा है तो phi1 बट्टा में phi2। ठीक है, रेशियो कितना हो जाएगा, phi1 कितना निकला है 3q बाई एप्सिलॉन नॉट, 3q बाई एप्सिलॉन नॉट, और phi2 कितना निकला है 8q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट कट गया, क्यू कट गया, है ना, क्यू कट गया, तो क्या हो जाएगा आंसर, phi1 बट्टा में phi2 का जो रेशियो हो गया वो हो गया 3 बट्टा में 8, मतलब 3:8, मतलब इनका रेशियो हो जाएगा phi1 phi2 बराबर 3:8, 3:8। तो ये आपका फ्लक्स का रेशियो आ गया। तो ये आज का न्यूमेरिकल था, गॉस का थ्योरम प्रूफ करवाए और आपका कुछ न्यूमेरिकल 4 करवाए, और हम 2 या 3 न्यूमेरिकल करेंगे, एक एनसीईआरटी का, 2 एचसी वर्मा का करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लगेगा, तो उसको तीनों को करेंगे कल। आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं। ठीक है, बहुत बच्चा को लग रहा है कि सर फिजिक्स हो रहा है, मैथ और केमिस्ट्री हो ही नहीं पा रहा है, तो अभी हम कुछ ऐसा दिमाग लगा रहे हैं कि आपको एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर मैथ भी मिल जाए, केमिस्ट्री भी मिल जाए, बहुत बढ़िया टीचर के साथ हो सकता है हम लॉन्च कर दें, जिसमें आपको मैथ भी मिलेगा, फिजिक्स भी मिलेगा, केमिस्ट्री भी मिलेगा, तीनों बढ़िया टीचर के साथ, एकदम डेडिकेटेड टीचर रहेगा सब। तो कोशिश रहेगा कि मैथ को भी इंक्लूड करेंगे और केमिस्ट्री को भी इंक्लूड करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया से, और कोशिश रहेगा लाइव इंटरेक्शन के साथ। तो देखते हैं, अभी इस पे काम चल रहा है, 7 दिन के अंदर अगर काम हो जाता है तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। ठीक है, पढ़िए, कोई टेंशन नहीं है, सिलेबस सब खत्म होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय एंड टेक केयर।